हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बोरोविंग कॉस्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी थ्योरी देख रखी थी। अब आज जब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, इसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एकदम हाथ में आता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि आपके सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंट्स में इस पर अल्टरनेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दैट मीन्स इसका आपके लिए इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगा। दूसरी बात एक बार मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं गाइस, वो रिपीटेटिवली एक ही वैरायटी में आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे मॉड्यूल के, तो इसके बाद आपका माइंडसेट जो है वो खुल जाएगा फॉर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट जाते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के क्वेश्चन आंसर पे। तो आई एम इन द मॉड्यूल इलिस्ट्रेशन 1 पे। एक बार रीड कर लेंगे। PRM Limited obtained a loan from a bank for 50 lakhs on 30th April 2011। मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसने लोन लिया बैंक से 50 लाख का और 30th अप्रैल को। इट वॉज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज, और इसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, प्लीज चेक दैट। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड 50 lakhs की अमाउंट, परचेज ऑफ मशीनरी 40 lakhs, वर्किंग कैपिटल 20 lakhs, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक्स 10 lakhs। इन शॉर्ट ये इतनी अमाउंट्स आपने यूटिलाइज करी है आपके इस पर्टिकुलर लोन की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 2012। देखो, एक बात समझ के लेनी पड़ेगी आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 2012, इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो गया, इसने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिया है। तो अगर इसने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिया तो इट इज बिकमिंग क्वालिफाइंग असेट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग असेट वो है जिसपे आपने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिसे रेडी होने के लिए, वो आपकी क्वालिफाइंग असेट होगी। और क्वालिफाइंग असेट का रिलेवेंस ये है कि आपकी जो भी बोरोविंग कॉस्ट है वो अगर किसी पर्टिकुलर आपके क्वालिफाइंग असेट के लिए करी गई है, उसके एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसे कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा। ओके, तो आपने जितना भी बोरोविंग कॉस्ट इनकर किया होगा, जितना इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर किया होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए, तो आपको उतना प्रोपोर्शनेटली क्या करना पड़ेगा बताओ, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। आपने परचेज ऑफ मशीनरी भी करी, बट गाइस परचेज ऑफ मशीनरी अगर आपने करी और नीचे की अगर आप लाइन पढ़ लो तो नीचे क्या लिखा है, द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जिस डेट पे आपने एक्वायर किया उसी डेट पे इंस्टॉलेशन भी हो गया। इसका मतलब ये होता है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा है परचेस ऑफ मशीनरी के लिए, तो ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है। तो आपने लोन भले ही 40 लाख का यूटिलाइज किया परचेज ऑफ मशीनरी के लिए, बट बिकॉज मशीनरी इज नॉट योर क्वालिफाइंग असेट, तो जो भी बोरोविंग कॉस्ट इसको एट्रीब्यूटेबल है, परचेस ऑफ मशीनरी को एट्रीब्यूटेबल है, उसे कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वो बोरोविंग कॉस्ट जो आपने आपके क्वालिफाइंग असेट को एक्वायर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एट्रीब्यूट किया होगा, बस उसी का कैपिटलाइजेशन होता है, दूसरे का नहीं होता है। तो अगर परचेस ऑफ मशीनरी ये क्वालिफाइंग असेट में नहीं बैठ रहा, इसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा है बनने के लिए, तो ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है। और क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो इसको एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट जो होगा वो कभी कैपिटलाइज नहीं हो पाएगा। ओके, ये बात याद रखना। वर्किंग कैपिटल ये तो कोई असेट, वैसे तो स्टॉक होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये आपकी वर्किंग कैपिटल है। तो इसको कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता, तो दिस इज नॉट योर क्वालिफाइंग असेट। और लास्ट में एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक, मतलब आप कोई ट्रक परचेस करने वाले हो जिसके लिए आपने एडवांस पे कर रखा है, तो ये भी क्या बन जाएगा बताओ, ये अब हमें पता नहीं है कि इसे फर्दर कितना टाइम लगेगा बनने के लिए, तो बनने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं है, तो आपने अजम्पशन लेना है। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो कि ये क्वालिफाइंग एसेट है बिकॉज इसे बनने के लिए टाइम लग सकता है, या फिर आप अजम्पशन ऐसा ले लो कि इट इज नॉट क्वालिफाइंग एसेट, ये फटाक से आपको मिल जाएगा, इट विल नॉट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जब क्लियरली आपको कुछ लिखा ना हो तो आपने आपका अजम्पशन यहाँ पे चलाना है। ओके, और नीचे लिखा था डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज नॉट रिसीव्ड, मतलब डिलीवरी ऑफ ट्रक तो आपको मिले नहीं, आपने एडवांस पे कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसा प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इसको एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट जो भी होगा तो उसे कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, ये मेरा अजम्पशन है, आप अजम्पशन ऐसा भी ले सकते हो कि एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक जो किया तो उसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग सकता है,
तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो क्वालिफाइंग एसेट है, तब उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये सब मैटर है आपके अजम्पशन का, यहां अजम्पशन लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट में लिखा है टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12 वाज 18 लाख। टोटल कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ उस 50 लाख के लोन पे? 18 लाख। तो इन शॉर्ट 18 लाख आपकी बोरोविंग कॉस्ट है। ओके, शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछा है। तो मैं अगर आपको सिंप्लिसिटी से बताऊं तो भाई बोरोविंग कॉस्ट आप लोगों की है कितनी, तो नीचे दिया गया है 18 लैक्स। ये आपकी बोरोविंग कॉस्ट है। अब ये बोरोविंग कॉस्ट का कुछ हिस्सा कैपिटलाइज्ड होगा और कुछ हिस्सा एक्सपेंस आउट होगा, मींस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पहुंच जाएगा। ओके, तो कैपिटलाइज कौन सा होगा बच्चों हिस्सा? तो याद रखना, जितनी आपकी क्वालिफाइंग एसेट के लिए एट्रीब्यूट हो रही होगी इंटरेस्ट की अमाउंट, वो कैपिटलाइज होने लगेगी। अब उसके लिए ये चेक कर लेना कि कौन सी क्वालिफाइंग एसेट है। मैं एक तो पक्का बोल सकता हूं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड ने बनने के लिए काफी सारा टाइम लिया है। तो अगर उसने बनने के लिए काफी सारा टाइम लिया, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिया, तो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड क्या बन जाएगा बच्चों आपका? ये आपका बन जाएगा क्वालिफाइंग एसेट। ओके, तो 50 लाख का लोन आपने यूटिलाइज किया है और वो यूटिलाइज किसके लिए किया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए। ओके, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? क्वालिफाइंग एसेट पे की गई आपकी बोरोविंग कॉस्ट। तो मैं आपको बताता हूं, देखो क्वालिफाइंग एसेट यहां पे सिर्फ शेड है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, आपका टोटल बोरोविंग कॉस्ट कितना है? 18 लैक्स। और ये कितने लोन का बोरोविंग कॉस्ट था? तो लोन तो 50 लैक्स था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो आप चेक कर सकते हो, 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 120 लैक्स का हुआ। ओके, तो हमने क्या किया, 18 लैक्स का टोटल इंटरेस्ट है, बट वो टोटल कितने खर्चे के लिए है? 120 लाख के खर्चे के लिए आपको 18 लाख का इंटरेस्ट लगा, तो 50 लाख के इस खर्चे के लिए कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाय मैं 50 लैक्स कर देता हूं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 18 लाख का टोटल आपको इंटरेस्ट लगा, वो 18 लाख का इंटरेस्ट टोटल कितने एक्सपेंस के लिए लगा? तो 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 120 लाख के लिए 18 लाख का इंटरेस्ट लगा। तो 50 लाख के खर्चे के लिए कितना, दैट इज शेड का जो खर्चा है उसके लिए कितना इंटरेस्ट एट्रीब्यूट होगा, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 18 अपॉन 120 इंटू 50 अगर कर दो तो यहां पे निकल रहा है 7.5 लैक्स। यहां पे कितना निकलेगा? 7.5 लैक्स। एंड दिस 7.5 lakhs विल बी कैपिटलाइज्ड। ये क्या होने वाला है बताओ? ये बोरोविंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज्ड होने वाली है। ओके, और अगर आप अजम्पशन लेते हो कि परचेस ऑफ ट्रक भी आपका क्वालिफाइंग एसेट है, तो आपको सेम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ 50 के जगह पे 10 लेके एक अमाउंट निकालनी पड़ेगी और वो भी आप लोग कैपिटलाइज कर दोगे। बट मैंने अजम्पशन क्या लिया कि जो परचेस ऑफ ट्रक है ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अब अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो सीधी सी बात है, आप क्या करने वाले हो बच्चों? उसे कैपिटलाइज नहीं करोगे, बिकॉज मैंने अजम्पशन ही ऐसा लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल बोरोविंग कॉस्ट कितनी है? 18 लैक्स। इसमें से मैंने कितना कैपिटलाइज कर दिया? 7.5 लाख। तो जो बचा कुचा रहेगा वो क्या होगा बच्चों? एक्सपेंस आउट होगा। तो 18 माइनस 7.5, दैट विल कम टू 10.5 लाख रुपीज। और इसे आप लोग क्या करोगे? सीधे उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दोगे। होप सो सबके दिमाग में आ गया होगा। लेकिन गाइस, डेफिनेटली लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और सवाल है सर हम लिखेंगे कैसे? तो लिखते टाइम याद रखना प्रॉपरली, आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन लिख दोगे। ओके, प्रोविजन में स्टार्ट कैसे करनी है? एज पर AS 16, ओके, कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, बोरोविंग कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट। ओके, और फिर प्रोविजन लिखना। मींस इस क्वेश्चन में जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो प्रोविजंस आपने वहां पे डाल देनी है। जैसे यहां पे क्या रिक्वायर्ड था? यहां पे रिक्वायरमेंट ये थी कि एनी बोरोविंग कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट
या फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, then that borrowing cost has to be capitalized, and the borrowing cost which is not incurred on qualifying asset should not be capitalized. that means उसको expense out करना पड़ेगा. तो ऐसी बातें आपको प्रोविजन में सबसे पहले लिखनी है कि कौन सी बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, किस बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते, ये आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है, ये प्रोविजन में आएगा. और आपको एक बात और यहाँ पे बता देनी पड़ेगी कि भाई आप जो शेड है इसको क्वालिफाइंग एसेट बोल रहे हो, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट किसे बोला जाता है, तो ये भी आप यहाँ पे प्रोविजन में लिख सकते हो कि क्वालिफाइंग एसेट मींस एनी एसेट विच विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी टू यूज. ओके, तो आप इसके भी बारे में यहाँ पे बात लिख दोगे, और ये सब चीजें प्रोविजन में लिखने के बाद आप यहाँ पे उसका एनालिसिस लिख सकते हो. ओके, एनालिसिस में क्या लिखेंगे, हमारा जो केस है उसे कोरिलेट कर देना. कोरिलेट किसके साथ में कर देना, इस प्रोविजन के साथ में कोरिलेट कर देना. तो आप यहां पे लिख सकते हो इन द गिवन केस एक्सपेंडिचर या बोरोविंग कॉस्ट वाज अमाउंटिंग टू 18 लाख रुपीस, आउट ऑफ विच कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड या बोरोविंग कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड विल बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज construction of shed has taken substantial period of time. That is why it is treated as qualifying asset. That is why it has been capitalized. And other borrowing cost shall be expensed out and that will be charged to P&L. तो आप ऐसी बातें इस एनालिसिस में लिख सकते हो, और लास्ट में आपके मन से यहाँ पे कंक्लूजन जरूर डाल देना. गाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इस फॉर्मेट में इस तरीके से प्रॉपरली आपके आंसर प्रेजेंट करोगे तो मैं इतना तो पक्का बोलता हूँ 5 मिल तो सकते ही है, बट नहीं भी बोला तो 4 तो आपके कहीं नहीं जाएंगे मार्क्स, अगर आप ऐसी बॉडीज में प्रॉपरली आपका आंसर लिख दोगे तो. होप सो आपको ये आंसर समझ में आया होगा, एंड उसे लिखना कैसे है ये भी बात आपके पल्ले पड़ी होगी. ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे. इंस्टीट्यूट ने आंसर तो 3 ही लाइंस में लिखा है, बट इंस्टीट्यूट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती है. आप प्रॉपरली हर चीज ऐसे इस फॉर्मेट में लिखो, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. इसमें हम लोग जाएंगे अभी इलुस्ट्रेशन सेकंड के ऊपर. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझ के लेना. X Limited began construction of a new building on 1st Jan 2011. It obtained rupees 1 lakh special loan to finance the construction of building on 1st Jan 2011. इसका मतलब क्या हुआ, आपने न्यू बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए 1 लाख रुपए का स्पेशल लोन लिया है. स्पेशल लोन बोला तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सर बात चल रही है स्पेसिफिक बोरोविंग की. ओके, तो अगर स्पेसिफिक बोरोविंग है तो उसका जो भी बोरोविंग कॉस्ट होगा वो तो 100% क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटलाइज्ड होने लग जाएगा. ओके, और आपने वो लिया कितने रेट पे है, 10% के इंटरेस्ट रेट पे लिया है. ठीक है, कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन. नॉन स्पेसिफिक बोले तो जनरल लोन है. ओके, और जनरल लोन कितने कितने के बच्चों, एक 5 लाख का है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, एक 9 लाख का है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% का है. तो 2 अलग अलग लोन है. ओके, और एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग आपने कैसे कैसे किया, तो जनवरी 2011 में आपने 2 लाख का खर्चा किया. कुछ होशियार बच्चों के माइंड में आ गया होगा कि सर हमने तो बिल्डिंग के लिए लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और जनवरी में ही हमने 2 लाख का बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर कर दिया. तो सर ये 2 लाख का बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर हुआ कहां से है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये भाई आपने 2 नॉन स्पेसिफिक लोन लिए ना. मतलब ये जो 11% और 13% का आपने लोन लिया वो बिल्डिंग के ही लिए लिया, ये कहीं लिखा नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक लोन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो जो अमाउंट होगी वो डेफिनेटली यूटिलाइज करी होगी, और वो काहे के लिए यूटिलाइज करी होगी बच्चों, तो आपके बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए. क्लियर हो गया. तो मुझे बताओ ये जो नॉन स्पेसिफिक लोन है 11% एंड 13% वाला, तो उसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपने यूटिलाइज किया, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए. बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कौन सी एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट है, और क्वालिफाइंग एसेट है तो उस पे जो भी आप बोरोविंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो दैट हैज टू बी कैपिटलाइज. तो बच्चों ये बिल्डिंग के लिए जो स्पेशल लोन लिया 10% वाला, उसका तो बोरोविंग कॉस्ट डेफिनेटली कैपिटलाइज होगा आपके बिल्डिंग के कॉस्ट में. लेकिन ये जो 2 नॉन स्पेसिफिक लोन लिए हैं आपने उसका भी अमाउंट कहीं ना कहीं
लिया होगा या उसको भी आपने यूटिलाइज किया होगा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, दैट इज वाई आपको उसका भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज बिल्डिंग हैज नाउ बिकम योर क्वालिफाइंग एसेट, तो आपको उसे ऐड करना तो जरूर पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में कुछ और एक्सपेंडिचर किया, जुलाई में कुछ और एक्सपेंडिचर किया, दिसंबर में आपने और फर्दर एक्सपेंडिचर किया। ओके, तो आपने ऐसे अलग अलग खर्चे किए ऑन योर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और बिल्डिंग एट लास्ट कंप्लीट कब हुई? 31 दिसंबर को कंप्लीट हुई। फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन AS16, बोरोविंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना आएगा वो निकालो, और पास द जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरोविंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। ये सब आपके सामने क्वेश्चन है, बड़े आराम से मेरी बातें समझ के लेना। गाइस, मुझे एक बात बताओ, जो आपकी स्पेसिफिक बोरोविंग है तो वो 1 लाख की है, और वो आपने बोल के ही लिया है बिल्डिंग के लिए, तो उसका जो 10% का इंटरेस्ट आएगा वो तो पूरा के पूरा डेफिनेटली आपके बिल्डिंग के लिए ही लगने वाला है। सही है कि नहीं? वो तो पूरा के पूरा बिल्डिंग के लिए लगेगा। आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी से चालू हुआ, लोन भी आपने 10% वाला 1 जैन को लिया, और हमें 31 दिसंबर का हम लोगों को निकालना है कि कितना कॉस्ट रहेगा। तो सीधी सी बात है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने हो गए, तो ये 1 लाख पे जो पूरा 10% रहेगा, ये पूरा की पूरा आपका कैपिटलाइज्ड होने वाला है। ये तो फॉर श्योर है कि इट विल बी कैपिटलाइज। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग की। आप कहीं ना कहीं 1 ही लाख का लोन ले रहे हो बिल्डिंग के लिए, और आपने दो और फर्दर लोन लिए हैं 11% और 13% का, वो भी कहीं ना कहीं आपने यूज किया है फॉर द पर्पसेस ऑफ बिल्डिंग। तो इन लोन का भी जो इंटरेस्ट आएगा वो भी तो आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है बताओ? वो भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपके बिल्डिंग के कॉस्ट के लिए, उसे भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने देखो जनवरी में 2 लाख का खर्चा किया, अप्रैल में 2.5 लाख का खर्चा किया, जुलाई में 4.5 लाख, दिसंबर में 1.20 का बिल्डिंग के लिए खर्चा किया। अब हमको ये तो नहीं पता कि ये 2 लाख में कौन सा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन इन्वॉल्व है, मतलब है 5 लाख वाले लोन की अमाउंट है, या 9 लाख की अमाउंट है, या 1 लाख की अमाउंट है, या इनका कुछ मिक्सचर उसके अंदर छुपा है, ये आपको तो कुछ नहीं पता। तो उस पर्टिकुलर खर्चे में आपको ये नहीं पता कि कौन से लोन की अमाउंट आई है। देखो भाई, कोई भी बंदा क्या करेगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब अगर आपको बिल्डिंग के लिए यहां पे ध्यान से देखो तो खर्चा कितना लगा है, तो 2 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,20,000, तो आपको टोटल बिल्डिंग के लिए 10,20,000 का आपको खर्चा लगा है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा है? 10,20,000। और आपके 3 लोन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। कौन से 3 लोन वर्क कर रहे हैं? देखो, एक तो आपने स्पेशल लोन लिया है बिल्डिंग के लिए 1 लाख का, और एक वो 5% वाला आपके पास में लोन पड़ा हुआ है, सॉरी 11% वाला आपने लोन लिया हुआ है। ओके, और वो 11% वाला लोन आपका कितने अमाउंट का है बताओ? 5 lakhs का आपका ये पर्टिकुलर लोन है। और एक आपने लोन लिया है 13% वाला, और वो कितने लाख का लोन है बच्चों? तो वो है 9 lakhs का लोन। तो मुझे एक बात बताओ, 9 और 5 14 और एक 15, आपके पास में टोटल लोन कितना है? 15 lakhs का। बिल्डिंग के लिए खर्चा कितना लग रहा? 10,20,000 का। तो आपने क्या किया होगा, ये जो लोन्स वगैरह 3 वाले आपने लिए हैं, तो आपके पास में यहां पे ऐसे कैश का पूरा ढिगार जमा हो गया होगा। आपने ये पूरी कैश एक जगह पे रख दी होगी, और उसमें से एज एंड व्हेन बिल्डिंग के एक्सपेंडिचर के लिए पैसा लग रहा होगा, आपने यहां से पैसा उड़ाना स्टार्ट कर दिया होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हुई कि आपका स्पेसिफिक लोन ये तो बिल्डिंग के लिए ही है, और ये एक ही पर्पस के काम में आ रहा है, दैट इज बिल्डिंग। तो उसका जितना भी मेरा इंटरेस्ट होगा वो तो मैं छाती ठोक के क्या कर सकता हूं? कैपिटलाइज कर सकता हूं। लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग है, जो नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग है, वो आप ही चेक कर लीजिए बच्चों। ये टोटल नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग 14 लाख की है। तो इसमें का कुछ पैसा बिल्डिंग के लिए भी यूज हुआ होगा, और कुछ पैसा अदर पर्पसेस के लिए भी यूटिलाइज किया गया होगा। ये तो बात सबको समझी होगी।
अब जो खर्चा आपने बिल्डिंग के लिए किया है आउट ऑफ दिस लोन, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, उसकी बोरोविंग कॉस्ट बिल्डिंग को कैपिटलाइज करेंगे। और जो खर्चा आपने बिल्डिंग के लिए किया ही नहीं, अदर पर्पजेस के लिए किया आउट ऑफ दैट लोन, तो उसे आपको कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। तो सवाल आता है सर, हम पैसा तो सब एक साथ इकट्ठा कर देते हैं ना, हमको क्या पता कि हमने जो पर्टिकुलर ये एक्सपेंडिचर अलग अलग डेट पे किए, जैसे 2 लाख का खर्चा, 2.5 लाख का खर्चा, 4.5 लाख, 1,20,000 का जो खर्चा किया, वो एग्जैक्टली exactly कौन से लोन की अमाउंट से खर्चा किया, ये हमको कहां से पता चलेगा? ओके, तो गाइस इस केस में क्या करते हैं, जब नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जबरदस्त काम किया जाता है। और वो जबरदस्त काम क्या रहेगा बच्चों? आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस निकाल लेते हो। एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस निकालते हैं। अब ये कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझ के लेना। मैं पहले जनवरी मंथ की बात करता हूं। जनवरी में आपका कितना खर्चा हुआ? 2 लाख का। अब ऐसा प्रिजम्पशन रखो कि जनवरी के बिगिनिंग में आपने 2 लाख का खर्चा किया, ओके, और वो किसी भी लोन से किया होगा, हम उसके बारे में अभी सोचते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने जनवरी में खर्चा किया किसी भी एक लोन से उठा के, तो कहीं ना कहीं लोन का पैसा आपने जनवरी टू दिसंबर यूज किया। समझ में आया? मतलब कितना महीना यूज किया? 12 महीना यूज किया। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 12/12 कर देता हूं, तो ये कितना आ गया बताओ? 2 लाख। वैसे ही मैंने अप्रैल में खर्चा किया, और अप्रैल में मैंने कितना खर्चा किया है बच्चों? 2,50,000 का मैंने खर्चा किया है, ठीक है। अब जो अप्रैल में खर्चा किया होगा, तो वो भी किसी लोन से मैंने निकाले होंगे पैसे, और 3 लोन है हमारे पास, उसमें से किसी से तो भी निकाला होगा। आई डोंट नो मैंने कहां से निकाला है, बट किसी ना किसी लोन से तो निकाला होगा। कब निकाला होगा? अप्रैल में। और वो कब तक मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है? दिसंबर तक। तो ये जो आपका 2.5 लाख का खर्चा है, वो उस पे आपने जो लोन से पैसा निकाला, तो आपने अप्रैल से लेकर दिसंबर, दैट इज बिल्डिंग के कंप्लीशन तक, आपने वो पैसा यूज किया। मतलब ये कितना महीना हो गया बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने निकाल दो तो 9 मंथ्स के लिए आपने कहीं ना कहीं वो पैसे यूज किए, ओके। तो मैं उसको क्या कर देता हूँ? 9/12 कर देता हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ? एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। तो 2 लाख इंटू 12/12, 2.5 लाख इंटू 9/12, ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, 2,50,000 इंटू 9/12, तो ये कितना आ जाएगा? 187,500, ओके। उसके बाद मैंने और एक पर्टिकुलर खर्चा किया हुआ है। कौन सा खर्चा किया हुआ है बच्चों? जुलाई में। तो जुलाई में मैंने कितना भी खर्चा किया होगा, तो वो खर्चे की अमाउंट है 4.5 लाख। तो मैंने लोन में से पैसा निकाला होगा, और मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो पैसा यूटिलाइज किया होगा। दैट मीन्स मैंने 6 मंथ्स के लिए पैसा यूज किया होगा। तो मैं 6/12 करता हूँ। तो 4.5 लाख इंटू 6/12, ये कितना आएगा? 2,25,000। और उसके अलावा लास्टली मैंने दिसंबर में भी एक अमाउंट विड्रॉ करी है लोन में से, कितने की? 1,20,000। तो अगर मैंने दिसंबर के बिगिनिंग में पैसा निकाला होगा, तो दिसंबर के एंड में बिल्डिंग यूज बनी है, तो कहीं ना कहीं 1 महीने तक मैंने पैसा यूटिलाइज किया है। तो ये कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 1/12, तो ये आ जाता है 10,000 रुपए का। तो अगर मैं अब इसकी टोटल कर दूं, अगर मैं इसकी अब टोटल कर दूं, तो मुझे मिलेगा 6,22,500 का फिगर। ये टोटल एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस है। ये टोटल एक्यूमुलेटेड मेरे एक्सपेंसेस है। तो मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स। अगर नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग आपको दी गई है, तो पहले आप क्या कर देना? पहले आप एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस निकाल देना। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने पैसा विड्रॉ किया होगा, तो वहां से लेके कंप्लीशन तक क्या कर दो बताओ? आपका नंबर ऑफ मंथ्स निकालो और डिवाइडेड बाय 12 कर दो। ठीक, ठीक है, ये हर खर्चे के लिए करो, तो इससे आपको टोटल एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, ओके। स्टेप 2 में क्या करना? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दो। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होगा? प्लीज चेक दैट। देखो, आपने कहीं ना कहीं यहां पे 5 लाख का लोन लिया है, जिसपे 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। तो मैं अगर सपोज पूरा 5 लाख रुपया यूज कर लू पूरे साल भर के लिए,
तो मुझे 11% का इंटरेस्ट लगेगा। दैट मीन्स 5 लाख इंटू 11%, ये कितना आएगा 55,000। और अगर मैं ये 9 लाख रुपए की नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग भी पूरे साल भर यूज कर लूं तो उस पर मुझे 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो 9 लाख इंटू 13%, तो ये आती है कुछ 1,17,000। तो अगर मैं इन इंटरेस्ट की टोटल करूं तो 1,17,000 प्लस 55,000, ये कितना आ रहा है 1,72,000। और टोटल ऑफ लोन करूं तो ये 14 लाख है। मेरा टोटल इंटरेस्ट 172, कितने के टोटल लोन पे 14 लाख के टोटल लोन पे। तो मैं यहां पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? इंटरेस्ट इन अमाउंट कितने लगेगी टोटल 172, कितने के टोटल लोन पे 14 लाख के टोटल लोन पे, और मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 100 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कितना आएगा 1,72,000 अपॉन 14 लैक्स इंटू 100, ये आता है समथिंग अराउंड 12.286%। वैसे तो 12.2857 है, तो मैंने उसको राउंड अप करके 12.286% ले लिया। दिस इज माय एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब बच्चों आपने ये एक्यूमुलेटेड खर्चा किसके लिए किया है? बिल्डिंग के लिए किया है। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपने लोन की अमाउंट ही यूटिलाइज की होगी। इस टोटल एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस में से 1 लाख की तो आपकी स्पेसिफिक बोरोविंग थी। आपके एक्चुअल में 3 लोन थे, 3 में से एक लोन तो स्पेसिफिकली बिल्डिंग के ही लिए बनाए गए हैं। बिल्डिंग के टोटल एक्यूमुलेटेड खर्चे कितने लगेंगे 622,500। उसमें से 1 लाख तो वो एक ही लोन का है, ये भी हमको पता है। तो मैंने उसके इंटरेस्ट को या उस लोन की अमाउंट को बाजू में निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे को 522,500 का एक्सपेंडिचर मिला। ये क्या है पता है आपको? तो ये है बिल्डिंग पे किया हुआ आपका टोटल एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर, लेकिन आउट ऑफ 2 नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग। क्यों मिला हमें ऐसा? क्योंकि जितना भी आप लोगों का एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग था वो था 622,500, और हमको ये तो पक्का मालूम है कि उसमें से 1 लाख का खर्चा स्पेसिफिक बोरोविंग से ही था। तो मैंने उसे वहां से डिडक्ट किया, तो आई गॉट 522,500। ये जो खर्चा रहेगा ये डेफिनेटली आपके नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग का ही है। तो मैंने वो 1 लाख माइनस किया, तो मुझे मेरे नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग से मैंने कितना खर्चा किया है उस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए वो मुझे मिल गया। ओके, और नॉन स्पेसिफिक दो जो आपकी बोरोविंग्स है उसका आपने एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकाल लिया है, और वो कितना निकला है बताओ 12.286%। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग का जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपके बिल्डिंग के लिए कितना है ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो आपने बिल्डिंग के लिए नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग से खर्चा कितना किया 522,500। ओके, और अगर आपने वो खर्चा किया है तो उस पर दोनों लोन का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.286%। तो आपको वो वहां पर लगा देना पड़ेगा। तो 12.286% हम लोग लगा देंगे कितने पे 522,500 इंटू 12.286%। तो ये कितना निकल के आ रहा है बच्चों? तो ये 64,194 निकल के आ रहा है, 64,194। तो गाइज दिस इज नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग का इंटरेस्ट है। ये क्या है बताओ? नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग का इंटरेस्ट है जो आपने कहीं ना कहीं बिल्डिंग के लिए ही लगाया, क्योंकि बिल्डिंग के लिए 522,500 का खर्चा नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग से आया। ये कहां से समझा? टोटल एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग 622,500 के थे, जिसमें से 1 लाख तो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक बोरोविंग के थे। तो जो बचा हुआ होगा ये नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग का है। तो मैंने उसका 12.286% लगा दिया, तो हमें 64,194 ये अमाउंट यहाँ पे मिल चुकी है। और ये अमाउंट आपकी काय की ये बताना, दिस इज द अमाउंट ऑफ योर इंटरेस्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना है फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग। तो टोटल बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब कितनी बोरोविंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करनी है, तो मैं आपको बताता हूं। स्पेसिफिक बोरोविंग की बोरोविंग कॉस्ट
हाँ, ये स्पेसिफिक बोरोविंग की बोरोविंग कॉस्ट कितनी थी? तो ये थी 10,000 की। ये तो कैपिटलाइज्ड ही करनी है, ये तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ऐड ही करना है। और नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट ये कितनी निकाली? 64,194। ओके, तो ये कैपिटलाइज कर देंगे, तो इन शॉर्ट 74,194 ये टोटल बोरोविंग कॉस्ट है विच हैज टू बी कैपिटलाइज। होप सो सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। और आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री भी पास करने बोली है, तो जर्नल एंट्री क्या मारोगे बच्चों? तो आपकी जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, एक्सपेंडिचर हुआ तो बैंक अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर दोगे। अब सवाल है आप कितने से क्रेडिट करोगे? तो भाई बिल्डिंग तो देख लीजिए, आप लोग इन टोटलिटी डेबिट करने वाले हो पूरे खर्चों से। देखो खर्चे आपके कितने हुए हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 1 लाख 20, दैट इज 10,20,000 का खर्चा है। और प्लस ये 74,194, तो 10,20,000 प्लस 74,194, तो टोटल कितना हुआ? 1094,194 इतने का आपका ये पर्टिकुलर एंट्री आने वाली है। होप सो ये सबके दिमाग में गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप सो आप लोगों के दिमाग में ये सारी बातें अच्छे से जा चुकी होगी। ओके, तो ये हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का काम खत्म कर दिया है। ओके, एंड नाउ आई एम स्विचिंग हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलुस्ट्रेशन 3 पे हम लोग जाएंगे, फटाफट इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। The company has obtained institutional term loan 5 lakh for modernization and renovation of its plant and machinery. Plant and machinery acquired under the modernization scheme and installation completed on 31st March 2012 amounted to 406 lakh. 58 lakh has been delivered to supplier for additional asset, and the balance of loan of 116 lakh has been utilized for working capital purposes. The accountant is in dilemma as to how account for total interest of 52.2 lakh incurred on and entire 580 का इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन। तो देखो बच्चों, टोटल इंटरेस्ट कितना आया बोलते हैं? 52.2 लैक्स का या 52.20 लैक्स का आपका टोटल इंटरेस्ट है। अब उसको कैसे आपको क्या यूटिलाइज करना है, कैसे उसको ट्रीट फॉर करना है, इस पे डायलेमा में कौन पड़ा है बताओ? आपका अकाउंटेंट। तो आप सिंपली उसे जवाब दे देना, भाई असेट जो भी होगी, जो क्वालिफाइंग असेट की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, तो क्वालिफाइंग असेट को एट्रीब्यूटेबल जो भी इंटरेस्ट होगा उसे कैपिटलाइज करना है और बाकी को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए आपने ली और उसके इंस्टॉलेशन को थोड़ा टाइम लगा है ऐसा दिया है। तो टाइम लगा है तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो क्वालिफाइंग एसेट है, बिकॉज इट हैज टेकन सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, कैपिटल एसेट भी है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट होगा। तो उसको एट्रीब्यूटेबल जो भी इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कैपिटलाइज, और बाकी का पूरा इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, आपका टोटल इंटरेस्ट 52.20 का है, अपॉन क्या कर दूंगा बताओ? टोटल मेरा खर्चा कितना कितना हुआ? 406 लाख का मशीन के लिए हुआ, 58 लाख का सप्लायर को एडिशनल असेट के लिए दे दिया, प्लस 116 का मैंने क्या किया? वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया। तो टोटल मैंने कितना खर्चा यूटिलाइज किया है? 580 लाख का। तो इसमें से प्लांट एंड मशीनरी के लिए मैंने कितना किया है बताओ? 406 लैक्स। ओके, तो इसके लिए कितना? तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आंसर आ जाएगा 52.2 अपॉन 580 इंटू 406, तो ये आएगा 36.54। ये जो रहेगा ये कैपिटलाइज होएगा और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, हाँ, आप ये भी वहां पे डाल सकते हो अजम्पशन बेसिस पे कि जो आप एडिशनल असेट परचेस कर रहे हो वो अगर आप बताते हो कि एडिशनल असेट को भी अगर क्वालिफाइंग असेट मान लिया गया तो वो भी अमाउंट आप कैपिटलाइज कर सकते हो, बट वैसा आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस बात का प्रॉपरली ख्याल रखना। देखो यहाँ पे उन्होंने वही अजम्पशन लिया कि भाई एडिशनल असेट जो परचेस करी वो क्वालिफाइंग असेट है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्लियर कट बोला नहीं है कि वो जो एडिशनल असेट परचेस करी उसको कितना टाइम लगा कितना नहीं, बट ये सब आपके अजम्पशन पे चलता है और आप लगा तो नीचे पढ़ सकते हो। इट इज assumed that above solution that the modernization and renovation of plant and machinery will take substantial period of time। और ये भी बोला है कि एडिशनल असेट जो आपने परचेस करी इसको भी हमने क्वालिफाइंग असेट परचेस कर लिया है।
हाँ, अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी को नॉन क्वालिफाइंग पकड़ सकते हो, या वो जो एडिशनल असेट आपने परचेस करी है उसे नॉन क्वालिफाइंग असेट पकड़ पकड़ सकते हो। तो अगर वैसा करोगे तो वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। ओके, तो ये पूरे आपके अजम्पशन का मैटर है, आप कैसे अजम्पशन लेते हो। तो ठीक है, होप सो दिमाग में क्या होगा। हम चलते हैं इलू 4 पे। प्लीज चेक दिस इलू। टेक लिमिटेड has borrowed rupees 30 lakh from State Bank of India during the financial year 11-12. The borrowing are used to invest in shares of GU Limited, a subsidiary company of Tech Limited, which is implementing a new project estimated to cost 50 lakhs. As on 31st March, since the project was not complete, the directors of Tech Limited resolved to capitalize interest accruing on borrowing amounting to 4 lakh and add it to cost of investment. Okay, मतलब क्या हुआ, हमने क्या करी, हमने बोरो किया था 30 लाख रुपीस, और ये जो 30 लाख रुपए बोरो किए हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया ग्यू लिमिटेड के शेयर्स लेने के लिए। समझ में आ गया। और कितने का था बताओ, वो 50 लाख का आप लोगों ने ये पर्टिकुलर एक्विजिशन कर डाला। ओके, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया तो डायरेक्टर ने बोला कि भाई ये जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी उसे कैपिटलाइज कर दो। ओके, इंटरेस्ट था 4 लाख का, तो वो पूरा कैपिटलाइज करने की बात हो रही है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या। तो बच्चों यहाँ पे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बीच में आ रहे हैं, एक AS13 और AS16। अब मैं अगर AS13 की बात करूं तो AS13 इन्वेस्टमेंट सेज दैट अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहे हो और आपको कोई एक्विजिशन के चार्जेस लगते हैं, अगर आपको कोई एक्विजिशन के चार्जेस लगते हैं तो फिर उसे कैपिटलाइज करना पड़ता है। जो भी आप एक्विजिशन चार्जेस इनकर करते हो उसे कैपिटलाइज करना पड़ता है। एक्विजिशन चार्जेस मतलब क्या हो गया, आप कोई ब्रोकरेज दे रहे हो, आप कोई कमीशन दे रहे हो, आप कोई स्टैम्प चार्जेस दे रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने वाले चार्जेस है और इन चार्जेस को कैपिटलाइज किया जाता है। ये कहां लिखा है, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में। बट उधर कहीं भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट कॉस्ट को भी, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने के लिए लोन लिया हुआ है और उस लोन पे आपको इंटरेस्ट हुआ तो इस इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ऐसा AS13 में तो कहीं नहीं लिखा है। तो फिर अगर आपने लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट आया और वो लोन अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करी है, तो जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी उसे कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा एज पर AS13, बिकॉज AS13 ने ऐसी बात कहीं लिखी ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप सोचोगे सर हमारा AS16 तो बोलता है ना भाई कि कोई क्वालिफाइंग एसेट अगर आपको एक्वायर करनी है, कोई क्वालिफाइंग एसेट आप लोगों को एक्वायर करनी है और उसके एक्विजिशन के लिए आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो आपके मन में आ सकता है कि सर हमने इन्वेस्टमेंट परचेस करी है, क्यों, या हमने इन्वेस्टमेंट करी है किसी एक कंपनी में, जो कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्टअप करने वाली है। सर नया प्रोजेक्ट स्टार्टअप करेगी दैट मींस इट विल बी टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सर दैट इज व्हाई इट इज क्वालिफाइंग एसेट। तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो, एक्चुअली स्पीकिंग जो एक सब्सिडरी कंपनी है ये एक प्रोजेक्ट बनाने जा रही है जिसको टाइम लगेगा। ओके, सब्सिडरी कंपनी एक प्रोजेक्ट बना रही है विच विल टेक टाइम। ओके, लेकिन इस होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, इस सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए। ओके, वो भी कैसे, कोई लोन लेके इसके शेयर्स परचेस किए। तो आप बोलेंगे सर ये जो शेयर्स परचेस किए सब्सिडरी कंपनी के, तो सब्सिडरी कंपनी तो किसी एक प्रोजेक्ट में है जो टाइम लेगा, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो सॉरी टू से ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बिकॉज असेट तो यहाँ पे ये शेयर्स है और शेयर्स आपने डायरेक्टली एक्वायर किए। ये शेयर्स एक्विजिशन के लिए आपको कोई टाइम नहीं लगा, शेयर्स एक्विजिशन के लिए आपको कोई टाइम नहीं लगा, आपने इंस्टेंटली ये परचेस कर लिए, तो ये शेयर्स तो क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं कर रहे। तो आपको जो भी लोन अमाउंट मिली है, जो आपने यूटिलाइज करी इन शेयर्स को लेने के लिए, तो जो भी इंटरेस्ट आया होगा वो भी आप
कैपिटलाइज नहीं करोगे एज पर AS 16। क्यों? क्योंकि हम जो भी क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन के लिए बोरोविंग कॉस्ट इनकर करें उसे कैपिटलाइज करना पड़ता है। और यहां पे आप लोगों का बोरोविंग कॉस्ट बेसिकली इन शेयर्स के एक्विजिशन के लिए किया है, और शेयर्स इंस्टेंटली आपको अवेलेबल होने की वजह से ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। हाँ, इस सब्सिडरी कंपनी का एक प्रोजेक्ट रहेगा जो टाइम लेगा, तो वो प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्वालिफाइंग एसेट है। बट आप ये प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, आप इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हो, बल्कि जो कंपनी उस प्रोजेक्ट में काम कर रही है उसके शेयर्स ले रहे हो। तो यहाँ पे एसेट शेयर्स है, और शेयर्स क्वालिफाइंग एसेट यहाँ पे नहीं है। तो डेफिनेटली जो भी लोन का इंटरेस्ट है तो ये आपका क्वालिफाइंग एसेट में ऐड नहीं, क्वालिफाइंग एसेट ना होने की वजह से कैपिटलाइज नहीं होने वाला है। तो AS 13 के मुताबिक भी आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, क्योंकि AS 13 बोलता है सिर्फ एक्विजिशन चार्जेस जो होंगे उन्हें हमें कैपिटलाइज करना है। और AS 16 के मुताबिक भी आपको कैपिटलाइजेशन नहीं करना है, बिकॉज AS 16 बोलता है क्वालिफाइंग एसेट पे अगर आप बोरोविंग कॉस्ट करो तो कैपिटलाइज करना। और यहां क्वालिफाइंग एसेट शेयर्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे लेने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको बहुत प्रॉपरली आप लोगों को पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। होप सो सबके दिमाग में ये बात गई होगी। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू सॉल्व एन अ क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही टाइप के बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार चेक कर लेना। अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 32 crores टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर। तो वो लोन देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक अक्रॉस 2 cities, मतलब 2 कंट्रीज के बीच में सी लिंक बनानी है, तो उसके लिए आपने खर्चा किया उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। देखने में तो क्वालिफाइंग एसेट लग रहा, क्योंकि इसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा। ब्रैकेट में दिया है वर्क वॉज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग अ ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल। मतलब वाटर लेवल बढ़ने की वजह से आपको कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा 1 महीने के लिए। ओके बच्चों, आपको एक चीज याद होगी, अगर हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ एनी क्वालिफाइंग एसेट रुक जाता है तो आपको कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करना पड़ता है। ये बात याद होगी आपको। बट उसी में मैंने एक बात और भी बताया था आपको कि बच्चों, अगर मान लीजिए आपका जो सस्पेंशन है या जो आप स्टॉप कर रहे हो, आप आपका प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट रोक रहे हो, वो नेसेसरी है उस क्वालिफाइंग एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए, उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, तो फिर आपको कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा, उल्टा आपको कैपिटलाइज करते रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को शायद से दिया था कि अगर आपको वाइन बनानी है, वाइन का भी एग्जांपल दिया, इवन मैंने स्लैब का एग्जांपल दिया, एक बिल्डिंग बनानी है तो जैसे ही आपने स्लैब डाला तो 7 to 8 डेज आपको रेस्ट करना पड़ेगा, एक्टिविटी नहीं करनी है। तो वो जरूरी है उस असेट को बनाने के लिए। वैसे ही अगर सीलिंग बना रहे हो और वाटर लेवल हाई हो जाए तो आपको रोकना ही पड़ेगा काम, ताकि काम बराबर से हो। ओके, तो बोलने का मतलब है यहाँ पे कोई आपको सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन, पूरे साल भर का आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगा दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, फिर आपने परचेस ऑफ इक्विपमेंट किया, तो अगर आप इसको क्वालिफाइंग एसेट मान रहे हो तो कैपिटलाइज करेंगे, और क्वालिफाइंग एसेट आप इसको ट्रीट ना करो तो आपको कैपिटलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं। वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो ये एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, पीएनएल में डालना पड़ेगा, ना कि इसको कैपिटलाइज करना है। परचेज ऑफ व्हीकल, ये भी आप मान सकते हो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो इसको भी, इसकी भी बोरोविंग कॉस्ट आप लोग एक्सपेंस आउट करोगे। एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन्स, अब डिपेंड करता है आप क्या अजम्पशन लेते हो। आप अजम्पशन लेते हो कि क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर आप कैपिटलाइज करो, नहीं लेते हो तो छोड़ना पड़ेगा। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्वालिफाइंग एसेट मानते हो कि नहीं मानते हो। मानते हो तो कैपिटलाइज करो, नहीं मानते हो तो छोड़ दो। ओके, टोटल इंटरेस्ट 80 लाख का चार्ज किया हुआ है, तो मैं इतना पक्का बता सकता हूं कि मुझे क्वालिफाइंग एसेट कौन सी लगी। 80 लाख का आपका टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसमें से क्वालिफाइंग एसेट मुझे ये तो पक्की लगी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग। ओके, तो मैं वो जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट अलॉकेट कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग को हो रही है वो पूरी की पूरी कैपिटलाइज करूंगा। ओके, कैसे करूंगा ध्यान से देखना। 80 lakhs का टोटल इंटरेस्ट है, बट कितने खर्चे के लिए, 25,
प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 32 करोड़ के खर्चे के लिए 32 करोड़ के खर्चे के लिए 80 लाख का इंटरेस्ट है। तो तो 25 करोड़ के खर्चे के लिए कितना, मैं लगा तो इसको 0.88 करोड़ कर देता हूं, सब कुछ करोड़ में करूंगा तो कैलकुलेशन बराबर मैच होगा। ओके, 0.8 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट है 32 करोड़ के खर्चे के लिए, तो 25 करोड़ के वो कंस्ट्रक्शन के लिए कितना इंटरेस्ट अलॉकेट हो सकता है, तो 0.8 अपॉन 32 इंटू 25, दिस विल कम्स टू 0.625 करोड़। ओके, या इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 1 लाख कर दूं या 1 करोड़ कर दूंगा, तो फिर मुझे एक्चुअल लैक्स में भी फिगर मिलने लग जाएगी, तो जो कि कुछ समथिंग अराउंड 62,50,000 आने लग जाएगी। ओके, इतनी जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट विल बी कैपिटलाइज्ड, और बची कुची जो अमाउंट होगी ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसे आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, होप सो सबके दिमाग में गया होगा। लास्टली समराइज करूंगा, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन एसेट इज क्वालिफाइंग एसेट और नॉट। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोई इंटरेस्ट होगा तो वो उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, उसके कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर आप कोई इंटरेस्ट कॉस्ट बियर नहीं कर रहे हो तो उसे एक्सपेंस आउट करेंगे, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।